क्लास 9 में फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। ओके, क्लास 11 में वर्क और एनर्जी के बारे में आप डिटेल में देखेंगे। ओके, एक क्लास 9 में हमको एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है वर्क एंड एनर्जी का, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है ना। देखिए, कॉमन भाषा में जो हम बातें करते हैं कि वर्क हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप किसी बस स्टॉप पे एक सूटकेस लेके खड़े हुए काफी देर तक। ओके, तो आप बोलते हैं कि भाई बहुत मैं थक गया, है ना, मेरी एनर्जी लॉस हो गई। ठीक है, आपकी भाषा में वो वर्क है, फिजिक्स की भाषा में वर्क नहीं है। फिजिक्स की भाषा में वर्क तभी होता है जब कोई बॉडी मूव करती है, याद रखिएगा। फिजिक्स की भाषा में वर्क तभी होता है जब कोई बॉडी मूव करती है, और वर्क करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। तो जब भी वर्क होता है, whenever work is done, equal amount of energy is used. ओके, और एनर्जी क्या होती है इसको हम अभी आगे चल के डिटेल में देखेंगे। एबिलिटी टू डू वर्क, या एबिलिटी नहीं, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक यंग मैन है, एक ओल्ड मैन है, तो एबिलिटी टू डू वर्क किसका अच्छा होगा? मतलब जनरली किसका अच्छा होगा? यंग मैन का। तो हम बोलेंगे यंग मैन की एनर्जी ज्यादा है, किससे? ओल्ड मैन से। तो एनर्जी पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम वर्क पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन तभी माना जाता है फिजिक्स में जब बॉडी में क्या हुआ? मोशन। बॉडी में जब मूवमेंट हुई होगी, बॉडी जब मूव करी होगी, तभी वर्क डन होता है। ओके, अच्छा, इसके देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे कि कोई इंजन है, ठीक है ना, ये ऐसा एक स्लोप है, इस स्लोप पे ये कोई इंजन है, ये ऐसा चढ़ के ऊपर जाता है। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है। ओके, इसी तरीके से जो कार्ट होता है, हॉर्स कार्ट जो होता है, ठीक है, घोड़ा गाड़ी जो होती है, जब ऐसा हॉर्स कार्ट आगे चलता है तो किसके अगेंस्ट वर्क डन करता है? वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करता है। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, ये डस्टर रखा हुआ है। ओके, मैंने इसको ऐसा उठाया, ठीक, यहाँ पे रखा है, तो आ नहीं रहा है, तो मैंने जब इसको ऐसा उठाया तो मैं किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ? पहले बताओ, इसमें मूवमेंट हुई कि नहीं हुई? हाँ, ये मूव करता है, मैं किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूँ बताइए? ग्रेविटी। ओके, तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था। ठीक है, तो ग्रेविटी इसको कैसे पुल करना चाहती है? ऐसा डाउनवर्ड। ओके, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट ऐसा वर्क डन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो बताइए फिजिक्स की भाषा में वर्क डन कब होता है? जब बॉडी मोशन करती है। जब बॉडी मोशन करती है। मोशन क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो एक सिंपल शब्द में बोल सकता हूँ, वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। ठीक है, वर्क तभी होता है जब फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? मोशन प्रोड्यूस करता है। ओके, देखिए मैंने यहाँ जो फोर्स लगाया, उस फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया? मोशन। ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गई। ओके, अच्छा, अब अगर हमने सीख लिया है कि जब भी वर्क डन होता है तो फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? मोशन। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस दिस मोशन, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। तो इस वर्क को अब हम क्वांटिफाई करेंगे। ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, हमने शुरुआत से पढ़ा है, और मैंने आपको बताया जैसे जैसे फिजिक्स में नई नई फिजिकल क्वांटिटी आती जाएंगी, हम उसको क्या करेंगे? क्वांटिफाई। और क्वांटिफाई का मतलब समझ रहे हैं, उसको मेजर करेंगे। और मेजर कैसे करते हैं? हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। तो वर्क डन का चलिए फॉर्मूला हम देखते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। ओके, देखिए इन सब चीजों को देखने से पहले सिंपल शब्दों में हम कुछ बातें समझ लेते हैं। उसे देखिए, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, उसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी के लिए वो मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ओके, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, 0, 1/2, 1/√2,
√3/2 1 1 √3/2 1/√2 0 1। ओके, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए वर्क स्टार्ट करने से पहले। देखिए साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, ठीक है। ये थीटा क्या है एंगल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन और कॉस। ओके, आपको बस साइन और कॉस कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। ओके, तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। ये जो थीटा मतलब क्या है एंगल, ये सब क्या चल रहे हैं एंगल चल रहे हैं। ओके, तो थीटा की जगह क्या रखो एक बार 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। इसी तरीके से कॉस पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए कॉस आपको पता होना चाहिए, राइट। साइन पता हो, कॉस आपको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है हम साइन याद कर लेते हैं। देखिए कैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक। और इसी को क्या कर दोगे ऐसा पलट दोगे पूरा, तो क्या हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 0 एंड 1। ये बातें पता चल गई। अगर ये बातें पता चल गई तो ध्यान से देखिए, डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fs cos थीटा। क्या होता है Fs cos थीटा। ओके, सुनिए, या किसी बुक में आपको मिल जाएगा Fd cos थीटा, ठीक है। S या D दोनों में से कुछ भी, हम यहाँ S लेके चलेंगे। S या D क्या है डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट। F क्या है यहाँ पर फोर्स है, और थीटा क्या है यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल लग रहा है ये क्या है थीटा, ठीक है। हाँ, ये देखिए जब मैं फ्लिप कर रहा था तो ये आपने नहीं, ये यहाँ पे छोड़ दिया। देखिए 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया। हाँ ठीक है, सुनिए ध्यान से। अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने फोर्स, पहले चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। जानबूझ के मैं इसे कराना चाहता हूँ, इधर ध्यान दे जाना। मैंने आपको बोला ये देखिए कोई बच्चा है ऐसा, ये फर्श है, इस फर्श पे वो अपना जो छोटा सा कार होता है खिलौने वाला, ठीक है, उसको ऐसा खींचता है। फोर्स किधर लग रहा है इस डोरी के अलोंग, ये फोर्स लग रहा है। लेकिन गाड़ी कैसे चल रही है अलोंग द फ्लोर, ठीक है ना। ऐसे बॉडी चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है ये, और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है ये वाली डोरी के अलोंग, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन गया थीटा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे की जो डोरी है जो कि गाड़ी से लगी हुई है वो फर्श से कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। सपोज मैंने आपको दे दिया यहाँ 30 डिग्री, फोर्स मैंने बोल दिया वो 5 न्यूटन का लगाता है, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट मैंने दे दिया 2 मीटर। कितना 2 मीटर। बताइए वर्क की क्या वैल्यू होगी, तो आप लगा देंगे फॉर्मूला W = F की जगह 5 न्यूटन इंटू S की जगह 2 मीटर इंटू कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री, और कॉस 30 चार्ट से देख लेंगे कितना हो जाएगा 5 2 Z 10। कॉस 30 देख के बताइए √3/2, तो √3/2 2 1 Z 2 2 5 Z 10 5√3। वर्क कितना आ गया 5√3, और वर्क की यूनिट सुन लीजिए जूल होती है, अभी हम आगे बात करेंगे चल के, ठीक। तो कितना वर्क डन हुआ 5√3 जूल। ओके, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, बस ये समझाने का तरीका था। इसी में एक चीज और देखिए जरा ध्यान से प्लीज। यहाँ पर हमने क्या किया ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए अभी हम लेते हैं टॉपिक अपना उठाते हैं, पहले चीजें समझ लीजिए। ये देखिए ये एक सरफेस है, ठीक, ये बॉडी है, ठीक। इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का, मान लो 5 न्यूटन का, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी ऐसी ही है,
और मेरा फोर्स भी कैसे लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। इमेजिन कर सकते हो दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? नहीं इमेजिन कर सकते हो। इस लाइन के अलावा एक डॉट 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 करके एक लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ मैं देखिए डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। ये ब्लॉक था, ये रही फोर्स की डायरेक्शन और इधर ही क्या चल रहा है, ब्लॉक। तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। दोनों देखिए, ये फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी कैसे हैं, पैरेलल है। और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 180। 180 क्यों होगा भाई? हाँ, 0 होता है। ये देखिए, ये एक वेक्टर है, ये इधर जा रहा है। अभी दोनों के बीच में कितना एंगल बना है, 90। कम करिए, 60, 45, 30, 20, 10, खत्म। कितना हो गया, 0। अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो फोर्स की वैल्यू मैंने आपको दी यहाँ 5 न्यूटन और मैंने बोला कि भाई ये डस्टर 2 मीटर चला जाता है। एस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 मीटर। और थीटा क्या हो जाएगा यहाँ, 0। समझ में आई बात? थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो अगर मैं वर्क डन निकालूं तो क्या आएगा, W इज इक्वल्स टू F। F की जगह बताइए कितना रखेंगे, 5 न्यूटन। S की जगह कितना रखेंगे, 2 इंटू कॉस, थीटा की जगह 0, कॉस 0। तो 5 इंटू 2 इंटू कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 2 10, 1 10, 10 जूल्स। वर्क कितना हो गया, 10 जूल। सुनिए, क्लास 9th में हमको यही वाला केस पढ़ाया जाएगा। समझ में आई बात? जब लगने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसी डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन में या पैरेलल डायरेक्शन, ये हमको पढ़ाया जाएगा। ये जो हमने पढ़ा है ये एडवांस हमने पढ़ा है, जानबूझ के मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आता सब कुछ कहां से, Fs cos थीटा से। और आपको क्या पढ़ाया जाता है, F इंटू एस। क्यों? क्योंकि जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 1। इसलिए Fs इंटू 1 क्या आएगा, Fs। समझ में आया? Fs इंटू 1 कितना आ जाएगा, Fs। कोई डाउट है? तो अब मैं आता हूं वापस। हमने ये देखा, इतना समझने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ। देखिए, हमने देखा जब कोई बॉडी, जब अच्छा फोर्स को वर्क डन कौन करता है, फोर्स। वर्क डन किसके द्वारा किया जाता है, फोर्स। जब तक फोर्स नहीं होगा कोई भी वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम नोट कर लेते हैं, वर्क डन बाय अ फोर्स डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। हाँ भाई, कौन कौन सी बातों पे फोर्स वर्क डन डिपेंड करता है। नंबर 1, कितना ज्यादा फोर्स लगाया गया है, फॉर्मूले में दिख रहा है कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। नंबर 2, और किस पे डिपेंड करता है बताइए, फॉर्मूला देख के, फोर्स पे और यस, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स। ओके, उसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय डिस्टेंस 10 मिनट्स, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो 10 मिनट्स में लिए गए होंगे वो क्या होगा, थ्रू विच नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द बॉडी मूव्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़े और शब्द बढ़ा लीजिए। डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स को ब्रैकेट में लिख लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बॉडी किधर मूव करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W इज इक्वल्स टू Fs ओनली। क्यों? क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा यहाँ, 0। समझ में आई बात? ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ। फिर सुनिए, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, W इज इक्वल्स टू Fs। क्यों? क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1। और दोनों के फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है या डिस्टेंस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना। आपको अलग अलग किताबों में 9th क्लास में कहीं डिस्टेंस लिखा मिलेगा और कहीं डिस्प्लेसमेंट। अच्छा शब्द कौन सा है,
डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Fs का, तो थीटा कितना है 0, मतलब F और S सेम डायरेक्शन में। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको चलिए बना लेते हैं। तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और वी कैन से दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी आपको कहीं कहीं पर मिलेगा। एक बात बताइए, यहाँ पर कंडीशन क्या लग रही है, क्या कंडीशन है यहाँ पर, जब डिस्टेंस किसकी डायरेक्शन में हो, फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है ना, तो वर्क डन कब होता है, जब कोई फोर्स किसी बॉडी को मूव करा देता है। ठीक है ना, और इसका असली फॉर्मूला क्या है, Fs cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, लेकिन ये वाला हम ज्यादा आपको यूज नहीं कराया जाएगा अभी। ठीक है ना, आपको सिंपल लगाना है W इज इक्वल्स टू F इंटू S। यहाँ पर थीटा कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। समझ में आई बात, ये हो गया। अच्छा, चलिए अगला हम देखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। देखिए, फोर्स की यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। अगर जूल होती है तो 1 जूल का डेफिनेशन भी देना पड़ेगा। कैसे देंगे, फॉर्मूले से देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ये W 1 जूल कब बनेगा, जब फोर्स कितना लगाओगे, यहाँ कितना लाना है 1 कब आएगा, जब फोर्स पे कितना हो 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो 1 मीटर। तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक, तो 1 जूल की डेफिनेशन बताइए क्या बनेगी। यस, देखिए बता रहे हैं when the force applied on a body is 1 Newton and the displacement या distance in the body is 1 meter in the same direction of the force। ये शब्द लगाना मत भूलिएगा, क्यों, क्या फॉर्मूला कौन सा लेके चल रहे हैं, F into S। तो when the force applied on a body is 1 Newton and the distance traveled by the body is 1 meter in the same direction of force, then work done by the body is 1 joule। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। देखिए, और अच्छे शब्दों में इसको नोट कर लेते हैं। अच्छा, when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter, through a distance of 1 meter in its own direction, in its own direction, अपनी ही डायरेक्शन में। ओके, अपनी ही डायरेक्शन में का मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में। ओके, when a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then work done is known as in its own direction, then the work done is 1 joule, then the work done is 1 joule। समझ में आ गया। अच्छा, अब सुनिए, ये एक स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है जी, नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके,
याद रखिएगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, असली बात क्या है, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, ध्यान से सुनिए। एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, और दूसरे को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, ओके। देखिए मैं आपको यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिए। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है z, वो मिलता है वेक्टर a क्रॉस, ये क्रॉस आपका अलजेब्रा वाला क्रॉस नहीं है, वेक्टर वाला क्रॉस है। बस मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, a क्रॉस b, z इज इक्वल्स टू a क्रॉस b। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर लिए गए हैं यहाँ, कौन कौन, वेक्टर a और वेक्टर b, ओके। उन दोनों का कौन सा प्रोडक्ट निकाला गया है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर आता है, तो z भी क्या है यहाँ, वेक्टर है। लेकिन और इसका आंसर क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इंटू जहां पर थीटा क्या होगा, a और b के बीच का एंगल, ठीक। तो ये वाला हमको नहीं लेना है वर्क, ठीक। वर्क इज गिवन बाय वेक्टर f डॉट वेक्टर s, f डॉट वेक्टर s। जब ये खुलेगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर f, मतलब f का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर s का मैग्नीट्यूड, ओके, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो जब याद रखिए, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर कैसा आता है, स्केलर। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो वर्क कौन सी क्वांटिटी है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा, अब एक स्टेप और बढ़ जाइए, आपसे कोई पूछेगा ये fs cos थीटा कैसे आया, तो आप बोलेंगे वर्क हमको तब मिलता है जब हम दो प्रोडक्ट्स का, सॉरी, जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दो वेक्टर्स का, और वो दोनों वेक्टर कौन कौन है, बात समझ में आई, फिर से सुनिए। दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर की स्केलर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर आएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए। तो वर्क हमको कैसे मिला, दो वेक्टर थे हमारे पास, कौन कौन से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों का हमने क्या लिया है, डॉट प्रोडक्ट। इसलिए जो आंसर आएगा, और आंसर क्या आता है, वर्क, वो एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ठीक। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट कैसा आता है, स्केलर आंसर आता है उसका, तो उसी का नाम हमने क्या दिया, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ओके। तो वर्क कैसा कब मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से कि क्रॉस प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से। किसके किसके डॉट प्रोडक्ट से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसको खोलने का स्टाइल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई, अच्छा ये हो गया। उसके बाद करिए इतना। नेक्स्ट हम करने आ रहे हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर वर्क डन बाय अ फोर्स, ओके। सुनिए, फोर्स वर्क डन कब करेगा, फिजिक्स की भाषा में हम कब बोलेंगे कि किसी फोर्स ने वर्क डन किया है, तो आंसर है तब जब वो फोर्स क्या कर दे, मोशन। याद रखिए, जब वो फोर्स क्या कर दे, मोशन। जैसे कि मान लीजिए, इधर ध्यान से देखिए जरा, मैंने फॉर्मूला लगाया W इज इक्वल्स टू Fs, करेक्ट। अब देखिए ये बोर्ड है, इसको मैं ऐसा धक्का मार रहा हूँ, मैं फोर्स लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, कुछ तो लगा रहा हूँ ना, ठीक है ना। सपोज मैं 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, कितना लगा रहा हूँ, F की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर, 10 न्यूटन। एक बात बताइए, ये मतलब दीवार पे मैं ऐसा बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये क्या अपनी पोजीशन से हटा, मेरे फोर्स ने मोशन किया, नहीं किया। अगर फोर्स ने मोशन नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, 0। अब समझ में आया। तो S की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा यहाँ, 0। तो
तो वर्क कितना आ जाएगा 10 न्यूटन इंटू 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो कितना आ गया 0 जूल। एक बात बताइए, क्या फोर्स नहीं लगा यहाँ पर? हाँ, लेकिन फोर्स ने क्या नहीं किया? तो याद रखिए कंडीशन क्या होती है वर्क डन की, जब कोई फोर्स क्या करे मोशन, तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। समझ में आई बात? ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से देखिए, सुनिए, लेकिन हम थक जाते हैं, काफी देर तक हम ऐसा दीवार पे फोर्स लगाएं तो हम थक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, बिकॉज देखिए जो ब्लड है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, ऐसा मैंने इसको दबाया, मेरी मसल्स में क्या हुआ? मोशन हुआ, मसल्स ने फोर्स लगाया, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी में, तो उसकी वजह से हम थक जाते हैं। ओके, लेकिन फिजिक्स की भाषा में कोई वर्क डन नहीं हुआ, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद ओके, कोई सूटकेस लेके ऐसा खड़ा हुआ है, बताइए वर्क डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स तो कॉन्टिन्यूअसली लग रहा है, ये उसके हाथ में ऐसा बैग है, बैग पे क्या लग रहा है? mg डाउनवर्ड। पिछले चैप्टर में पढ़ा है आपने, mg क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी, और वेट ही क्या होता है? उस पर लगने वाला फोर्स। तो mg से अर्थ उसको नीचे खींच रही, मैं भी अपने हाथ से उसको ऐसा खींच के रख रहा हूँ, तभी तो एक पोजीशन पे रुका हुआ है। ठीक, तो मैंने फोर्स तो लगा के रखा है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। बात समझ में आई? देखिए वर्क डन हुआ है, थोड़ी देर के लिए वर्क डन हुआ। जब मैंने इसको बैग को या सूटकेस को नीचे से जब ऐसा उठाया, तो यहाँ से मैं कहाँ लेके आया? यहाँ तक जितना भी मैंने उठाया, सपोज कितना उठाया? हाफ मीटर। तो मैंने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, हाफ मीटर तक मैं इसको कहाँ लेके आया? ऊपर। तो डायग्राम कैसे बनेगा? यहां से लेके यहां तक कितना है? 0.5 मीटर। एस की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5। तो थोड़े टाइम के लिए तो वर्क डन किया, कितने से कितने टाइम के लिए? जब मैंने इसको ग्राउंड से उठा के कहां तक लाया था? हाफ मीटर तक। अब नहीं होगा वर्क डन। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, नोट कर लिया? अभी इसको हम आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक और फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दें प्लीज। देखिए सिंपल शब्दों में, कोई बॉडी है, ओके, ये बॉडी ऐसे सरफेस पे रखी हुई है, इस बॉडी का मास कितना है? m। एक बात बताइए, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे इसे ऊपर उठाने के लिए? पहले बताओ, अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रही है नीचे की तरफ? 9.8 से खींच रही है। हाँ, 9.8 फोर्स होता है। हाँ, लास्ट चैप्टर में क्या बताया गया आपको? फोर्स इज इक्वल्स टू वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी, याद है? वही क्या हुआ है इस पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इतनी बार बताया भाई, बिल्कुल रिवाइज नहीं करते आपको, फॉर्मूला भी नहीं पता आपको वेट का। फोर्स इज इक्वल्स टू वेट इज इक्वल्स टू m इंटू जी पढ़ाया गया आपको। तो इसको अर्थ कैसे खींच रही है? m इंटू जी से। किधर? डाउनवर्ड। अगर मुझे इसको ऐसा उठाना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कम से कम कि ये उठ जाए? बताइए। कम से कम इतना ही फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, अगर इसको 5 न्यूटन से नीचे ऐसे अर्थ खींच रही है तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा? कम से कम 5 न्यूटन। ठीक है ना? तो इसका मतलब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा कितना? कम से कम mg। ठीक, तो अब सिंपल शब्दों में समझिए, अगर आप कोई बॉडी किसी हाइट पे ले जा रहे हैं, याद रखिए ऐसे,
तो इस पे कितना फोर्स लगाना पड़ता है हमेशा, mg। याद रखिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है, mg। ठीक, समझ में आई बात, कोई डाउट है? सुनिए, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब आप देखो ध्यान से, ये हाइट है, निशान लगा लो वहां दीवार पे या यहाँ बोर्ड पे निशान लगा लो, ये फर्श से इतनी ऊंचाई पे। देखिए ध्यान से, मैं इसको किसी भी रास्ते से लगा रहा हूँ, ऐसा खूब घुमाया, अभी साइड तक पहुंची क्या? नहीं, ऐसा खूब इधर उधर खूब घुमाया, ये हाइट पे लाया। एक ये तरीका था, दूसरा क्या है, सिंपल नीचे रखा था, ऐसा उठा दिया। दोनों टाइम क्या वर्क डन अलग अलग होंगे? तो आंसर है नहीं, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगा है इस पे, mg, ठीक, और कितनी हाइट, कितना उठाए नीचे से लेके यहाँ तक जो भी होगा, लेट अस से h। तो अब इसको मैं आपको फॉर्मुलेशंस का करके दिखाता हूँ। देखिए वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी, इन लिफ्टिंग अ बॉडी इज इक्वल्स टू, क्या निकालने जा रहा हूँ, वर्क डन। कब? जब किसी बॉडी को उठाया जाए ऐसे, ठीक है। वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी इज इक्वल्स टू कितना फोर्स लगा के उठाता हूँ, तो आंसर है जो बॉडी का वेट है उतना फोर्स उठा के लगाता हूँ, ठीक। जितना बॉडी का वेट है उतना तो मुझे लगाना पड़ेगा, तो क्या लिखूंगा, वर्क फॉर्मूला क्या होता है, ये वेट वाला W था, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह क्या लिख देंगे, वेट ऑफ द बॉडी, और एक डायग्राम बना लीजिए, ओके। वेट बताइए बॉडी का कितना होगा, mg, और सपोज इसको कितनी हाइट तक ले गए हम, बोलिए h, वेट ऑफ द बॉडी इनटू वर्टिकल डिस्टेंस, जितना भी ऊंचाई तक उसको आप ले जाते हो, वर्टिकल डिस्टेंस, ओके। वेट ऑफ द बॉडी कितना है, mg, और कितनी हाइट तक ले गए हो, h तक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किससे मैच कर रहा है, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नहीं मैच कर रहा है। फोर्स की जगह क्या आ गया, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h, और कॉस कितना हो गया, एंगल कितना हो गया, 0। क्यों? क्योंकि मैंने कैसे उठाया था, s, उसी डायरेक्शन में फोर्स है और उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए एंगल कितना होगा, 0, कॉस 0 कितना होगा, 1, ठीक है। तो ये बन गया। हमेशा याद रखिए कि किसी भी बॉडी को जब लिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो कितना वर्क डन होता है उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे, इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉडी इज लिफ्टेड, ठीक है ना, कोई डाउट है? तो when a body is lifted against gravity, then work done in lifting a body is equals to weight of the body is equals to the product of weight of the body and vertical distance through which the body is lifted, ठीक है ना, समझ में आई बात? ओके, तो ये हो गया W is equals to F into सॉरी mgh, ठीक है ना। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से बताइए ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट किया जा रहा हो, ठीक है ना। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि यही वर्क डन किस में चेंज हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। याद रखिएगा ये W is equals to mgh, यही वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अभी बस इतना याद रखिए, आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, अब इसमें इस पे देखिए न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं उसे समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फिर से क्वेश्चन सुनिए, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो फोर्स कितना गिवन है आपको, 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया है, 1 मीटर, और एंगल कितना दिया है, 0।
क्योंकि क्या बोला जा रहा है, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना हो जाएगा 1। कोई बात समझ में आई? इसलिए बताइए सिंपल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, F इंटू एस, कितना हो जाएगा F की जगह 10 न्यूटन, ओके, और S की जगह 1 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 10 1 जा 10 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल, ओके। तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पर 10 जूल। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला जाता है, अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh, जहां पर mg क्या है, बॉडी का वेट, और h क्या है, जितनी हाइट तक उसको उठाया गया। वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद है, क्वेश्चन सुनिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, 200 किलोग्राम ऑफ वाटर, ये क्या दिया हुआ है, 200 किलोग्राम ऑफ वाटर। बताइए भाई किलोग्राम से क्या पहचानते हो आप, क्या दिया हुआ है, मास, ठीक है। तो मैं तुरंत पहचान गया, m इज इक्वल्स टू क्या है 200 किलोग्राम। बात समझ में आई? थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस को किससे दिखाते हो, h से, 6 मीटर। लेकिन फॉर्मूला क्या है आपके पास, W इज इक्वल्स टू mgh, ठीक है ना। मास याद है आपको, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, मास इनटू ए एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma। लेकिन जब अगेंस्ट ग्रेविटी उठता है तो a की जगह कौन ले लेता है, g, याद है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, m इनटू g, क्योंकि W इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ गया h, और फोर्स की जगह क्या आ गया mg। निकाल लीजिए, m की जगह कितना रखेंगे 200 kg, g की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, क्या क्या पॉसिबल है, g की वैल्यूज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन्होंने बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, तो हम यहाँ क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू कितनी हाइट तक उठाया जाता है, कोई पंप उठाता होगा, इमेजिन कर सकते हो ना, पानी टंकी में चढ़ाता होगा, कितना पानी 200 किलोग्राम, कितनी हाइट पे होगा, जो टैंकर होगा जिसमें पानी रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है 6 मीटर पे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 मीटर। देखिए मीटर, मीटर, सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, ये सब SI यूनिट्स हैं, इसलिए जो आंसर आएगा वर्क का वो ऑटोमेटिकली किस में आएगा, जूल से। कोई डाउट है? उसके बाद इमेजिन करिए जब पानी ऐसे करके चढ़ रहा है, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स किसके अगेंस्ट लग रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। कौन लगा रहा है फोर्स, पंप, ऐसा धक्का मार रहा है पानी को, तो ये जो धक्का लग रहा है, जो पुश है पानी पे, वही क्या है, फोर्स। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है 6 मीटर, इसलिए थीटा कितना होगा 0, और cos 0 कितना होगा यहाँ 1। इसलिए फॉर्मूला सिंपल लगेगा, W इज इक्वल्स टू F इंटू S, F की जगह mg और S की जगह h। सिंपल शब्दों में बोले तो लिफ्टिंग हो रही है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, mgh। m दिया हुआ है आपको, g आपको बोला उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लीजिए, और h 6 मीटर चलता है, ठीक। तो आंसर आ जाएगा जो भी है, कितना हो जाएगा 6 2 12, और 0 कितने लगेंगे 1 2 3, 12,000 क्या जूल्स। तो वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ 12,000 जूल्स। कोई डाउट है बताइए? हाँ, इसको करिए, इसके बाद हम थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, उसे मैं नोट कर दे। देखिए आपको क्या बोला जाता है, अ कार वेइंग 1000 किलोग्राम। कोई कार है, ये क्या दिया हुआ है, वेइंग 1000 किलोग्राम, मास। तो डायग्राम बना लेते हैं, ये कोई कार है, ठीक है, इसका मास गिवन है हमको कितना 1000 kg, ओके, एंड ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये बताइए इनिशियल स्पीड दी या फाइनल? ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड है। इनिशियल स्पीड को कौन से लेटर से दिखाते हैं हम, u से। तो इसका मतलब u इज इक्वल्स टू कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। आगे बढ़िए, स्टॉप्स।
स्टॉप्स मतलब रुक जाती है। कब रुक जाती है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ये जा रही थी तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने? 15 मीटर। एस की वैल्यू कितनी हो गई? 15 मीटर। 50 है, अच्छा ठीक है 50 हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 50 मीटर। स्टॉप हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे कार क्या हो गई? स्टॉप। तो v कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज। और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? नहीं पता? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। लेकिन दो बातें पढ़ाई गई थी। जब वेलोसिटी में चेंज इस तरीके से हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसे डिसेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। रिटार्डेशन का साइन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है? नेगेटिव आता है। याद है आपको? ओके, कोई बात नहीं। आगे पढ़ते हैं। हमसे क्या बोला जाता है? व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। जैसे ब्रेक दबाया ड्राइवर ने, ब्रेक कार पे क्या लगाती है? फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश करती है। तो वही पूछा जा रहा है कि ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया, किस पे? कार पे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स। फोर्स का जनरल फॉर्मूला तो ये जो आप पीछे पढ़ के आए, m × a। जी क्यों लगेगा? ऐसे कार गिर रही है क्या? हाँ, या ऐसे जा रही है कार? जब वर्टिकल मोशन होते हैं तब जी लगाते हैं, और वर्टिकल मोशन जब नहीं होते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन होते हैं तो ए लगाते हैं। m × ये नेचुरल एक्सेलरेशन नहीं है। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू सॉरी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, मतलब नेचुरल एक्सेलरेशन नहीं है। ये एक्सेलरेशन किसका है? ये डिसेलरेशन है किसका? ब्रेक जो डिसलेट कर रही है कार को। ओके, अच्छा सुनिए ध्यान से। उन्होंने पूछा है फोर्स बताइए। भाई फोर्स का तो ये फॉर्मूला होता है। मास मुझे पता है, क्या नहीं पता है मुझे? फंस गए यहाँ पे। पहले ए निकाल के लाओगे तब कुछ बात बनेगी। समझ आई बात? कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। वर्क डन बाय द ब्रेक्स। देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान दें। ऐसे करके कार जा रही है, ठीक है ना? ओके, और डिस्प्लेसमेंट भी कैसे हो रहा है? ऐसे। तो क्या यहाँ पर एंगल कुछ रखेंगे? नहीं। तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा वर्क डन बाय द ब्रेक्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एस। लेकिन पहले क्या पता चल जाए? फोर्स तो पता चल जाए तब तो निकालोगे। तो फोर्स पे फंस गई गाड़ी आके, तभी तो वर्क डन निकलेगा। ठीक, फोर्स जब फंसा तो फोर्स पे गए, तो मास पता था तो एक्सेलरेशन फंस गया। सबसे प्रॉब्लम कौन कर रहा है यहाँ? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन भी नहीं, ब्रेक लग रहा है डिसेलरेशन। ठीक है। अब आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हुई है। v = u + at। टाइम यहाँ दिया नहीं है, यहाँ लगाएंगे नहीं। ठीक, क्योंकि v पता है, u पता है, लेकिन टाइम नहीं पता है, a नहीं आएगा। फिर s = ut + ½ लगेगा नहीं, टाइम नहीं पता है। कौन सा लगेगा बताइए? v² = u² + 2as। समझ में आई बात? दिस सिंपलाइज दैट। v की जगह कितना रखोगे? 0। u की जगह कितना रखोगे? 30² + 2 × a। a ही तो निकालना है, इंटू s। s कितना है? 50। ये इधर चला जाएगा। 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। 30 का स्क्वायर 900। राइट में पॉजिटिव था, लेफ्ट में नेगेटिव, तो -900 = 2 × 50 कितना होता है? 100। 100 टाइम्स a। 0 - 900 -900 100 × a। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। a कितना आ गया? -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेयर माइनस साइन शोज दैट रिटार्डेशन। ओके, नाउ वापस आ जाते हैं हम लोग अपने जो हम बना रहे थे। मास आपको कितना गिवन है बताइए?
1000 kg। ए अभी आप निकाल के लाए, कितना लाए? देखिए माइनस मत रखिए बिकॉज माइनस साइन शोज दैट रिटार्डेशन ओनली, बस समझ में आएगा। तो यहाँ माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। 9000 यूनिट बताइए क्या निकाल रहे हो? ये ए निकाल रहे हो? फोर्स यस, न्यूटन। तो यूनिट क्या हो गई इसकी? न्यूटन हो गई। अब वर्क डन पे आ जाते हैं। फोर्स कितना आया है? 9000 न्यूटन। कितना दूर जाती है कार ब्रेक लगने के बाद? 50। एस का वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 9 45, 1 2 3 4 क्या? क्योंकि न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। तो कितना वर्क डन होगा? 45000000। अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको कौन सी नोटेशन में ले आएंगे? साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन कैसे मैंने बताया है? 4 5 1 2 3 4। अभी पॉइंट कहीं नहीं है तो कहाँ है? सबसे लास्ट में, यहाँ कहीं नहीं है तो यहाँ है। और ऐसे खड़े हो जाएंगे प्लस माइनस, इधर चलेगा तो प्लस, तो ये 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू 10 टू द पावर प्लस 5। राइट में जाता तो माइनस 5, ठीक है क्या? ये इसका साइंटिफिक नोटेशन है। ओके, तो ये आ गया इसका क्या? वर्क डन। ओके, उसके बाद कल हम करेंगे वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्वली। ऑब्लिक्वली मींस वही वाला केस है जो किसी एंगल पे जब फोर्स लग रहा होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो हम कल की क्लास में करेंगे।